अपन ने पढ़ा था शांति के बारे में कि उसे किस तरीके से जेल में डाला गया है। अब इसके आगे कहानी अपन पढ़ेंगे। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर हो कर ली गई, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजन जमानत के बावजूद यह जेल में ही पड़ी रही। यह गहरे सदमे की हालत थी। वह डरी हुई थी कि मुकदमे का क्या नतीजा होगा। अब उसको डर भी लग रहा था कि उसने चोरी भी नहीं की, कोई उसकी जमानत देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर सकती है। ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, वो कितनी टेंशन में है। तो ये सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या यह कभी हमें वापस मिल पाएगा। इस तरीके से वो सोच रही थी कि मैंने चोरी भी नहीं की है और 1-1 रुपया करके हमने जो पैसा जमा किया था वो भी पुलिस ले गई। अब हमारा क्या होगा। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अब 24 घंटे के अंदर क्या अगर किसी कैदी को हिरासत में लेते हैं तो उसे अदालत में ले जाना पड़ता है और उसके लिए पुलिस एक आरोप पत्र दायर करती है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। अब वो कह रही है, न तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वकील कर सकूं, ना ही कोई मेरी जमानत देने को तैयार है, तो मैं क्या करूं। तो मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष को वकील बना देती है। अब जो गरीब होता है, जिनके पास ये वकील खुद का वकील करने की या कोई क्षमता नहीं होती है, तो उसके लिए सरकार अदालत सरकारी खर्चे पर एक वकील उसके लिए भेजता है जो उसके विषय में लड़ता है। तो कमला राय को भेजा गया शांति के फेवर में। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और हमारे संविधान के 22वें अनुच्छेद में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई गरीबी के कारण अपना वकील नहीं कर सकता है तो वो सरकार को अपील कर सकता है या अदालत उसके लिए वकील मुहैया कराती है। ये उसका मौलिक अधिकार है। और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। जो गरीब या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं, उनके लिए वकील की व्यवस्था करते हैं। अब अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है। अब ये चित्र में दिख रहा है, ये इसकी वकील है। ये दोनों भाई बहन हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है, ये शांति कहती है अपने वकील से। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की वजह का बचत का पैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हैं वे उसके पास पाए गए। अब यहाँ पर यह अदालत बैठती है। ये दोनों वकील हैं, ये शिंदे का वकील है और ये शांति का वकील है, और इस तरीके से दलीलें होती हैं। तभी शांति कहती है, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो यह बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ था। मैंने सोने का हार, तो शिंदे कहती है मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता। मिस्टर शिंदे ने मेरे
सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। अब वो इस शक की बुनियाद पे वो उसे अदालत में बता रही है। इसके बाद अधिवक्ता श्रीमती शिंदे ने जिरह करती हुई, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये भी देती हैं। तो इस तरीके से कमला राय श्री शिंदे को बोलती हैं। फिर वापस अदालत बैठती है 20/4/7 को। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। और इस तरीके से राय ये साबित कर देती कि ये पैसे उनकी मेहनत के हैं। जब मुकदमा ख़त्म होने के नज़दीक पहुंचता है और इस तरीके से जब मुकदमा लास्ट में पहुंचता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले के गहनों की चोरी करते थे। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह में व्यस्त थे। अब जो शिंदे थी उसका बेटा था, उसका दोस्त भी दोस्त के दोस्त भी उस गिरोह में शामिल थे। उसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब इस तरीके से ये उसे बताता है कि ये गिरोह का काम है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? तो वो कहता है, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि वह अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसीलिए उसे बरी कर दिया जाए। अब शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अब जो जज है वो अपना फैसला सुनाते हैं कि अब तुम्हें बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो ये हमने कहानी पढ़ी थी। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अब जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध में केवल पुलिस ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। उसमें पुलिस होती है, वकील होते हैं, जज होते हैं, तो और इस तरीके से सभी अपनी दलीलें देते हैं, छानबीन की जाती है, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाता है। तो इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चारों अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर में हम देखेंगे कि ये आगे इनकी क्या क्या भूमिका रहती है। तो कल हम पढ़ेंगे अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।